हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रजनी सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए नई वीडियो। जैसा कि आप लोगों का कहना था कि पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, तो आज जो हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक नया डिबेट या ये कह लीजिए एक नया ट्रेंड पढ़ेंगे, और वो है हमारा लिबरलिज़म। लिबरलिज़म का मतलब होता है उदारतावाद। इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी ताकि आप ज़्यादा अच्छे से और डीपली इसको लंबे टाइम तक इसको समझ पाएँ। तो छोटे छोटे वीडियो को मैं पार्ट्स के अंदर बनाऊंगी। एक वीडियो 2 घंटे 1 घंटे की ना बनाकर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू इसको बता सकते हैं। तो चलिए, लिबरलिज़म का मतलब है उदारतावाद, या इसको हम उदारवाद भी, मोस्टली तो इसको उदारवाद ही बोला जाता है। तो लिबरलिज़म का मतलब उदारतावाद, जैसा कि वर्ड ही डिफाइन कर रहा है इसको। लिबरल का मतलब होना है स्वतंत्र होना, लिबर्टी स्वतंत्र होना, फ्री होना। ओके, तो लिबरलिज्म जो है किसको डिनोट करता है? वो फ्री होने को डिनोट करता है, वो फ्रीडम को डिनोट करता है, एक स्वतंत्रता के एक ऐसे पक्ष को डिनोट करता है जो आपको कई सारे डायमेंशन में आपको फ्री छोड़ने की बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो लिबरलिज्म को, यहाँ मैं जो वीडियो बनाई है मैंने, इस वीडियो को मतलब लिबरलिज्म का जो टॉपिक है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगी। अगर मैं पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करूंगी तो ये 2.5 घंटे से ऊपर की वीडियो होगी, और आप भी इसको मतलब समझने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अच्छा है कि मैं एक ही टॉपिक को 2-3 वीडियो के अंदर कवर करूँ, क्योंकि ये 2-3 घंटे की इसलिए बनेगी। मैं आपको बता दूँ, उदारवाद कोई छोटा टॉपिक नहीं है, और बहुत ही एक ऐसा उलझन वाला टॉपिक है कि आपको इसके नाम भी याद नहीं हो पाएंगे। पहला हम क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ेंगे। मॉडर्न लिबरलिज्म में भी 2 लिबरलिज्म आते हैं, 2 टाइप के, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज मैं सिर्फ आपको लिबरलिज्म पढ़ाऊंगी, क्लासिकल लिबरलिज्म। तो आज हम क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसके चैलेंजेस क्या, मतलब जितने भी चैलेंज हुए हैं तो उसके चैलेंजेस क्या हैं, क्या चुनौतियाँ रही हैं, कि उसके अंदर एक और चेंज देखने को मिला। फिर जो अगेन वीडियो बनाऊंगी तब मैं उसमें बनाऊंगी मॉडर्न लिबरलिज्म की, और मॉडर्न लिबरलिज्म में कौन से 2 टाइप के लिबरलिज्म और आते हैं। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि 3 वीडियो में इसको, छोटी छोटी वीडियो में इसको कवर अप कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं तो क्लासिकल लिबरलिज्म की आखिर शुरुआत क्यों हुई थी? तो क्लासिकल लिबरलिज्म की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो जॉन लॉक से मानी जाती है। जॉन लॉक थिंकर हैं, और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इसी वीडियो को एंड तक देखकर अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा, इन्हीं थिंकर्स को इसके अंदर मेंशन कीजिएगा। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो जॉन लॉक से मानी जाती है, और दूसरी है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ, जॉन लॉक और एडम स्मिथ इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इनके द्वारा अगर कहें, अगर आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका जो लिबरलिज्म है वो बेकार माना जाएगा। तो ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको कॉइन करता बोल सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग जो है जॉन लॉक और एडम स्मिथ से मानी जाती है। वैसे तो उदारवाद को जो है हॉब्स से गिना जाता है, लेकिन जो बेसिकली माना जाता है मुख्य तौर पर वो जॉन लॉक और एडम स्मिथ से मानी जाती है। दोनों का क्या मानना था? एडम स्मिथ और जॉन लॉक का, दोनों का मानना था कि जो रीज़न है, रीज़न का मतलब है सोचने समझने की शक्ति, मतलब कि तर्क करने की शक्ति, तर्क वितर्क, इसका मतलब सही गलत को समझने की शक्ति। तो रीज़न का प्रयोग करके, रीज़न को यूज़ करके हम सोसाइटी को किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। क्या मानते हैं दोनों? कि रीज़न का यूज़ करके हम सोसाइटी को किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म का जो बेसिक था, जो मेन फोकस था, वो था स्टेट और मार्केट के ऊपर, कि किस तरीके से राज्य और जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे उसको रिफॉर्म किया जाए। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का मेन फोकस था स्टेट और मार्केट के रिफॉर्म पर, कि किस तरीके से इसको सुधारा जाए। स्टेट को रिफॉर्म करने का मतलब यहाँ पे क्या था, कि स्टेट को रिफॉर्म करने का मतलब था कि पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना है। क्या है कि जो पॉलिटिक्स है और जो गवर्नमेंट है, मतलब जो राजनीति है और जो सरकार है, उसको किस तरीके से सुधारा जाए। और पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने का मतलब क्या होगा? पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने का मतलब है कि सोसाइटी अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत ही अलग ही आर्ग्यूमेंट था। तो एक बार इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जॉन लॉक बेसिकली किसकी बात करते हैं? वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, याद रखिएगा। इन्होंने थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी के अंदर 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का इन्होंने सिद्धांत दिया था। पॉलिटिक्स की ये बात करते हैं।
और तीसरा है इन्होंने राज्य के सुधार की बात की थी। ठीक है, इन्होंने किसकी सुधार की बात की थी? इन्होंने राज्य के सुधार की बात की थी। वहीं एडम स्मिथ की अगर हम बात करते हैं तो एडम स्मिथ फोकस करते हैं इकोनॉमिक्स पर कि किस तरीके से मार्केट के अंदर सुधार किया जाए। दूसरा ये बात करते हैं, इन्होंने थ्योरी जो दी थी वो थी लेजिस फेयर की, मतलब कि अहस्तक्षेप की नीति की ये बात करते हैं। और तीसरी बात करते हैं ये बाजार के सुधार की, मतलब रिफॉर्म मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट को किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए। एनलाइटनमेंट की बात करें तो कौन से बेस पर या किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं? तो पहला देखा जाता है रीज़न, कि तर्क के आधार पर इन चीज़ों को डिसाइड किया गया। और नेक्स्ट है हमारा, किसकी बात करते हैं? तर्क के आधार पर समाज में होने वाले सुधार की बात करते हैं। तो समाज में एक राजनीति के रूप से देखता है और दूसरा बाजार के रूप से। ठीक है, तो क्या तो ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स और राज्य दोनों को अगर देखा जाए, या फिर पॉलिटिक्स या फिर स्टेट और मार्केट को देखा जाए, या स्टेट और पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो दोनों में एडम स्मिथ और जॉन लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने का सबसे अधिक जो बहुत ही अलग आर्ग्यूमेंट था, बहुत ही स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट था, वो जॉन लॉक ने दिया था। और मार्केट को रिफॉर्म करने का अर्थ था कि अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म किया जाए, उसको सुधारा जाए, जिसको सबसे पहले आर्ग्यूमेंट दिया था एडम स्मिथ ने। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि जॉन लॉक किस तरीके से पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र की बात करते हैं, और दोनों का बेसिक क्या था? तर्क के आधार पर किस तरीके से सुधार किया जाए। क्लासिकल लिबरलिज्म या जो उदारवाद है, उसके आने से पहले जो बाज़ार था, जो मार्केट था, उसकी क्या कंडीशन थी जो ये आया। बात करते हैं, ये जो था 18 सेंचुरी की बात है, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में, मतलब यूरोप के अंदर ये कंडीशन थी जो चेंज हुई है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में राज्य और बाज़ार, मतलब कि स्टेट और मार्केट को एक डिस्क्राइब करने के लिए दो शब्दों का उस टाइम पे यूज़ किया जाता था कि किस तरीके से राज्य को और किस तरीके से मार्केट को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, कैसे उसको परिभाषा में उसको बताओगे, कैसे उसकी व्याख्या करोगे। तो दो वर्ड उसके अंदर यूज होते थे, एक होता था डिस्पोटिक, ठीक है ना, और दूसरा था ट्रायनिकल, अर्थात राज्य और मार्केट कुछ लोगों के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। तो कुछ लोगों के कंट्रोल में थी पुराने टाइम में, मतलब 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले जो मार्केट और जो राज्य था वो कुछ लोगों के कंट्रोल में थी, जो राज्य और मार्केट को अपने यूज़ के लिए यूज़ करते थे, अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए उसका यूज़ करते थे। स्टेट को एक फीचर, मतलब स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक फीचर था, एक विशेषता के रूप में ही उस टाइम पे जाना जाता था, जहाँ पर पॉलिटिकल जो था वो एक बहुत बड़े लेवल पे माना जाता था। पॉलिटिकल एब्सोल्यूट मानी जाती थी, और वो किसके लिए? किंग के लिए। राज्य में राजा सबसे महत्वपूर्ण होता था, और राजा का मतलब ही वहाँ पर पॉलिटिकल होता था, क्योंकि सारी पावर उसी के पास होती थी। वो रूलर है भाई, उसके पास पावर होती थी, उस पर एब्सोल्यूट पावर, अथॉरिटी होती थी। अथॉरिटी का मतलब है सत्ता, एब्सोल्यूट पावर का मतलब है सर्वोच्च शक्ति। तो भाई राजा है, ऑब्वियस सी बात है, और उस टाइम पे तो राजा ही राजा हुआ करते थे। तो राजा के पास उस टाइम सारी चीज़ें होती थी, अथॉरिटी वो चलाते थे, पावर उन पर होती थी, हर किसी को कंट्रोल करते थे। जिसके पास पावर है निर्माण करने की, नियमों का जो निर्माण बनाए, करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि सत्ता भी वही चलाएगा, मार्केट भी वही ड्राइव करेगा, मार्केट भी वही चलाएगा। तो यही होता था। और इसका यूज़ क्या करते थे? जब किंग के पास सारी पावर थी, तो किंग जो है इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के उद्देश्य से करते थे, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इसका यूज़ करते थे। किंग की हेल्प से क्या होता था? जो राजा होते थे, राजा की हेल्प से क्या होता था? चर्च और जो नोबल्स होते थे वो स्टेट का यूज़ अपने हिसाब से करते थे। अब मान लीजिए आप में से कोई एक राजा है, और आपको तो पता नहीं, क्योंकि आप तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और आपने अपने मतलब सहचरों को इधर उधर भेज रखा है। तो सहचर क्या करेंगे? मार्केट में किसको पीट रहे हैं, किसको नहीं पीट रहे हैं, क्या सीन है, क्या नहीं है, आप तक नहीं आ रहा है। आप तक बस ये आ रहा है, वो कहेंगे कि मार्केट में भाई इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। जैसा वो आपको बताएंगे आप वैसे ही रूल्स बना देंगे, आप मार्केट में जाके खुद नहीं देखेंगे। तो यही हो रहा था कि राजा की मदद से वो लोग अपना पेट भरते थे, अपनी झोलियाँ भरते थे, अपने गल्ले भरते थे, ठीक है ना। तो किंग की हेल्प से ही चर्च और नोबल्स भी स्टेट का यूज़ अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए करते थे। और मार्केट जो थी वो मर्केंटलिज्म की पॉलिसी पर डिपेंड करती थी, जिससे क्या होता था कि जो मोनोपोलिस्ट होते थे, मोनोपोली का मतलब होता है एक ही बंदे का कंट्रोल होना, तो उस टाइम पे वो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था, उन लोगों को ज़्यादा लाभ हुआ करता था, क्योंकि मार्केट के ऊपर एक ही बंदे का कंट्रोल है। तो ऑब्वियस सी बात है
क्या करना है, कैसे करना है, किसका कितना प्राइस रखना है, कितना टैक्स लगाना है, तो सब एक ही पर्सन या एक ही ग्रुप के थ्रू ड्राइव होता था, एक ही से चलता था। तो ये होता था मोनोपोलिस। तो मोनोपोलिस को बहुत ज़्यादा लाभ होता था। तो यही स्थिति उस टाइम पे जो क्लासिकल लिबरलिज्म के आने के बाद से बदली। तो क्लासिकल लिबरलिज्म ऐसी कंडीशन को चेंज करने के लिए लाया गया ताकि मार्केट और राज्य पर या मार्केट और पॉलिटिक्स पर जो कंट्रोल है चर्च का, स्टेट का, मोनोपोलिस का, वो सारे कंट्रोल को ख़त्म किया जा सके, ताकि सभी लोग इक्वली फ्रीडम लेकर अपना काम कर सकें, खुद को डेवलप कर सकें। तो क्या था, ये वही कंडीशन थी। और क्लासिकल लिबरलिज्म के आने से पहले जो ही मैंने बताई, इसी स्थिति को चेंज करने के लिए क्लासिकल लिबरलिज्म का जन्म हुआ। स्टेट में मतलब बात करते हैं कि राज्य के अंदर सरकार रूलर के पावर को लिमिट किया गया था। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। मतलब कि इंग्लिश रेवोल्यूशन का मतलब है जो ब्रिटिशों का जो आंदोलन हुआ था, क्रांतिकारी जो आंदोलन था, फ्रेंच आंदोलन जो था, फ्रांस आंदोलन, अमेरिका का जो आंदोलन था, इन सब आंदोलनों का उद्देश्य क्या था? इन सब आंदोलनों का उद्देश्य था कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसको लिमिट किया जा सके, उसको सीमित किया जा सके। अब जो रूलर थे, रूलर का मतलब क्या होता है? शासन करने वाले। अब रूलर लोगों द्वारा कंट्रोल हो रहा था वो। लिमिटेड गवर्नमेंट का अर्थ यहाँ पर मतलब अब ये हो गया, जब क्लासिकल लिबरलिज्म आई तो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात होने लगी कि जो सरकार होगी वो लिमिटेड होनी चाहिए और कंट्रोल होनी चाहिए। नहीं कि जिसका जो कर दिया वो हो गया, ऐसा नहीं होगा भाई। सरकार को बनाओ और सरकार की भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि वो दूसरों को हानि ना पहुँचाए और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ ना करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई कि अब सरकार बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाने की जब कोशिश की गई तो इस तरह क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक ऐसा हथियार उन्होंने अपनाया जिसको कहा गया कि यही है जो कि पहला एक रिफॉर्म ला सकता है स्टेट के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी को सुधार सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में सुधार के थ्रू जो है ये पहली कोशिश की गई जिससे कि सुधार लाई जा सके। मार्केट के अंदर मर्केंटाइलिज्म को हटाकर फ्री मार्केट की बात की गई। फ्री मार्केट लाया गया ताकि फ्री मार्केट का मतलब है कि सभी के लिए मार्केट खोल दी गई। पहले क्या होता था कि जिसके पास पैसा है भाई मेरा थोड़ा देख लेना ज़रा, अच्छा ठीक है भैया इतना पैसा लगेगा, वो चीज़ें चलती थी। लेकिन अब क्या है, फ्री मार्केट कर दी। आओ, अगर आप कैपेबल हो, आप योग्य हो, आप आओ, कंपटीशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब फ्री मार्केट कर दी गई। इसके आने से क्या हुआ, हर कोई मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता था, अपने विकास को इंश्योर कर सकता था, सिक्योर कर सकता था, सेव कर सकता था, खुद को डेवलप कर सकता था। तो इसके अंदर विकास करने के जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो खुल गई थी। अपने विकास को इंश्योर करने के साथ साथ फ्री मार्केट आने के बाद क्या था, खासकर ब्रिटेन में कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो यहाँ से जब क्लासिकल लिबरलिज्म आया तो क्लासिकल लिबरलिज्म से ही कैपिटलिज्म की स्टार्टिंग हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो क्लासिकल लिबरलिज्म जब बात करता है तो दो डायमेंशन पे बात करता है। वो डायमेंशन कौन से, चलिए देख लेते हैं। पहला डायमेंशन है पॉलिटिकल डायमेंशन। आपको ये पॉलिटिकल डायमेंशन देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल डायमेंशन आखिर है किसका। तो पॉलिटिकल डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल डायमेंशन है हमारा जॉन लॉक का, बताया था ना मैंने, एक बार उसको फिर देख लीजिएगा अगर आप भूल गए हैं तो जॉन लॉक का पॉलिटिकल डायमेंशन था। ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हो और लिमिटेड हो, मतलब सीमित और संवैधानिक सरकार हो कि सभी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू बनकर ही चलें। और संवैधानिक का मतलब क्या हो गया कि लोगों का अप्रूवल उस पर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से बना दिया और उसको लागू कर दिया, ना जी ना। सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं आप उनसे एग्रीमेंट करवाइए। एग्रीमेंट मतलब कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिख रहे हैं आप उनको पढ़वाइए, अगर वो एग्री करते हैं तो उस पर साइन करें, कॉन्ट्रैक्ट करें कि हाँ हम आपके रूल्स के साथ चलेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट ऐसी बननी चाहिए जिसमें लोगों का सपोर्ट हो, लोगों की भागीदारी हो, लोगों का पार्टिसिपेशन हो। और गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो लिमिटेड होना चाहिए, जितना हम उनको कहें उतना। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो पॉलिटिकल डायमेंशन जो है राज्य के अंदर किसकी बात करता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट कंट्रोल बाय पीपल हो, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय पीपल हो, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए।
और कंट्रोल बाय पीपल कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के थ्रू होगा। ओके, नेक्स्ट है इंडिविजुअल सीन एज अ राइट बेरियर्स, व्यक्ति को सही वाहक के रूप में देखा जाने लगा था। व्यक्ति को सही वाहक के रूप की अगर बात करें तो अब जो इंडिविजुअल है वो खुद जान सकता था कि सही क्या है गलत क्या है, सही गलत की पहचान कर सकता था, क्योंकि अब वो तर्क वितर्क करने की शक्ति रखता था। तो होप सो आपको ये वर्ड भी समझ में आया होगा कि ये किसकी बात करता है, कि किस तरीके से तर्क वितर्क करने के अंदर ये अपने बैरियर्स को देख सकता था, कौन उसके सही में काम कर रहा है, कौन उसके इंटरेस्ट में काम कर रहा है, कौन उसके मतलब अहित में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये उसकी बात करता है। तीसरा है लिबर्टी इज नॉट लाइसेंस, माई लिबर्टी एंड्स वेयर योर बिगन। ओके, तो हर व्यक्ति, तो वही है कि हर व्यक्ति पर राइट है जैसे उसे वॉयलेट नहीं करना है, ठीक है, किसी के स्फेयर में या किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो उसे जस्टिफिकेशन देनी होगी। किसी को स्वतंत्रता से क्षति नहीं होनी चाहिए, मतलब उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इन चारों पॉइंट का मतलब यही है कि पहला ये बात करता है कि गवर्नमेंट हो तो वो लिमिटेड होनी चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड हो और कॉन्स्टिट्यूशनल हो। जो व्यक्ति है, व्यक्ति को जो बैरियर किए कि हर व्यक्ति पर अब राइट होगा, हर व्यक्ति पर अब अधिकार होगा कि उसे उसके अधिकारों को कोई वॉयलेट नहीं कर पाएगा, कोई इसके अधिकारों को हनन नहीं कर पाएगा, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। और अगर ऐसा करता है तो उसको अधिकार है कि वो खुद की सुरक्षा कर सके, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो या खुद से हो। नेक्स्ट है कि लिबर्टी इज़ नॉट लाइसेंस, माई लिबर्टी एंड्स वेयर योर बिगन, कि सिंपल सी बात है कि किसी को स्वतंत्रता से क्षति नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको स्वतंत्रता मिली है कि आप अपनी सुरक्षा करें तो मुझे भी उतनी ही स्वतंत्रता मिली है कि मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकूं। तो आप अगर मेरी स्वतंत्रता में बाधक बनेंगे, आप अगर मेरे लिए बैरियर का काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी आपके लिए बैरियर बनूंगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कुछ भी कर लें। स्वतंत्रता का मतलब है, मतलब ये इस बात को भी डिनोट करता है कि माई लिबर्टी एंड्स वेयर योर बिगन। स्वतंत्रता कोई लाइसेंस नहीं है, मेरी स्वतंत्रता वहीं ख़त्म होती है जहाँ से आपने शुरू की थी। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इंटरवेंशन हैज़ टू जस्टिफाई फ्रॉम नेचुरल राइट्स पर्सपेक्टिव, हस्तक्षेप को प्राकृतिक अधिकारों के दृष्टिकोण से उचित ठहराया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो बात की इंटरवेंशन की, मतलब अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो उसे एक जस्टिफिकेशन देना होगा कि उसने जो इंटरफेयर किया है वो किस पर्पज़ से किया है, किसी को लिमिटेड करने या किसी को प्रॉब्लम देने के लिए तो नहीं किया है, यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो जब पॉलिटिकल डायमेंशन की बात होती है तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना पॉलिटिकल डायमेंशन की, ये नेचुरल राइट से हुई थी। नेचुरल राइट का मतलब होता है प्राकृतिक अधिकारों से। तो प्राकृतिक अधिकारों से पॉलिटिकल डायमेंशन की स्टार्टिंग हुई है, और वो किससे हुई थी? जॉन लॉक से। इनके अकॉर्डिंग हर किसी के पास नेचुरल राइट होते हैं जो जन्म से ही होते हैं। हर किसी के पास हमारे ये फीचर होते हैं बेसिकली, जैसे कि हमारी नोज़ हो गई, हमारी आंखें हो गई, ऐसे ही ये अधिकार हैं जो कि हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये हमारे साथ ही जन्म लेते हैं। और वो अधिकार कौन से हैं मैंने आपको बताया था, वो हमारे जीवन का, हमारी स्वतंत्रता का, हमारी संपत्ति का अधिकार है, ये कि जॉन लॉक ने बताया था। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की इन्होंने बात की थी, और इन्होंने ये कहा था कि जब हम ये पॉलिटिकल डायमेंशन की जब ये बात करते हैं तो कहते हैं कि इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये दो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। इन्होंने सिचुएशन भी बताई, प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक की बात करते हैं। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम और सोसाइटी में, मतलब राजनीतिक व्यवस्था और समाज में बनने से पहले ये हमारे पास होती हैं, कोई भी इससे हमें अलग नहीं कर सकता। कि जब समाज भी नहीं बना था, जब राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, जब समाज नहीं था, और जब हम पैदा ही हुए थे, ये हमें तभी मिल गए थे। ये हमें कोई राज्य ने नहीं दिए या कोई राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई उसके बाद मिला है, ऐसा नहीं है। ये जो अधिकार हैं लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का, ये हमारे प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल है, मतलब कि समाज में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के होने से पहले ही हमें प्राप्त थे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये आइडिया का यूज़ करते हैं। एक आइडिया इन्होंने यूज़ किया था और उस आइडिया का नाम था वर्कमैनशिप आइडियल।
वर्कमैनशिप आइडियल का इन्होंने बात की थी। इसका मतलब क्या था कि कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को क्रिएट करता है, मतलब किसी चीज़ पे काम करता है, मान लीजिए आप किसी खेत में काम कर रहे हैं या कोई बंजर भूमि पड़ी है और आप उसको खोदने लग गए हैं, तो जब कोई काम करता है या जब कोई किसी पे मेहनत करता है, कोई चीज़ क्रिएट करता है, तो जिसे क्रिएट किया है उस पर उसका पूरा अधिकार होगा, पूरा राइट होगा। दैट्स कॉल्ड वर्कमैनशिप आइडियल। क्या कहा जाएगा? दैट्स कॉल्ड वर्कमैनशिप आइडियल। और इस आइडिया को एक्सप्लेन करते हुए हमें किसी ने इसे किसने क्रिएट किया है? गॉड ने। तो हम पर राइट गॉड का होगा। अगर हम कहेंगे कि ये हमने नहीं बनाया, ये ज़मीन हमने नहीं बनाई, ये तो पहले से ही थी, तो इसका मतलब जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं तो हमारे पर भगवान का अधिकार है, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि हमने नहीं बनाई है तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर उस चीज़ को लेके भगवान का अधिकार है, गॉड का उस पर राइट है, हमारा भी उस पर राइट नहीं है। तो हम पर राइट गॉड का होगा, कोई व्यक्ति उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आइडिया निकल कर आता है कि लाइफ लिबर्टी क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है। जो जीवन है, जो स्वतंत्रता है, वो प्राकृतिक है। वहीं अगर कुछ ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया जाता है, कुछ मनुष्य द्वारा कुछ बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, तो उस पर ह्यूमन का अधिकार होगा और वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी। तो जब आप कुछ बना रहे हैं, आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, तो उस पर उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है प्रॉपर्टी राइट। तो वो आपको प्रॉपर्टी राइट कहलाएगा, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत होती है, इसलिए उन्हें छीना नहीं जा सकता। ये नेचुरल राइट होते हैं। जॉन लॉक एक उत्तर भी देते थे और उन्होंने अपनी कहा कि हमें गवर्नमेंट का पालन क्यों करना चाहिए। कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट के बाद दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक पूरे समाज को लेकर फिर सरकार बनाई जाती है, तो सरकार के साथ होता है। आखिर सरकार बनाई जाती है तो हम उसका पालन क्यों करते हैं? तो ये उसका आंसर देते हैं। कहते हैं लॉक के टाइम पे क्या था कि रॉबर्ट फिल्मर एक फिलोसोफर थे। रॉबर्ट फिल्मर ने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था डिवाइन राइट ऑफ किंग। डिवाइन राइट ऑफ किंग उनकी थ्योरी का नाम था, मतलब कि राजा का अधिकार, एक दैवीय राजा का अधिकार इसका नाम है, जिसमें कहा गया था कि किंग जो है, राजा जो है, उसको रूल का अधिकार खुद भगवान ने दिया है। किंग का जो कमांड है वो गॉड की कमांड है। किंग को ऑबे करना, किंग को मतलब किंग की आज्ञा का पालन करना ही भगवान की आज्ञा का पालन करना है। इसी थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए लॉक जो थे वो नेचुरल राइट की थ्योरी को लेकर आते हैं। लॉक के अकॉर्डिंग क्या था? लॉक ने कहा कि वाई वी शुड ऑबे गवर्नमेंट, हमें सरकार का पालन क्यों करना चाहिए? तो इसके आंसर में उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, सामाजिक संविदा की बात की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में बोला जाता है सामाजिक संविदा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बताया कि एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी नहीं है। ये प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल कंडीशन है। ये सोसाइटी और पॉलिटिकल के बनने से पहले की कंडीशन है, जहाँ पर कुछ नहीं था, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। जैसे कि लॉक ने नेचुरल राइट में बताया। नेचुरल राइट में क्या बताया ना कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ अधिकार पहले से ही मिल जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो गवर्नमेंट थी ये ऐसे ही थी जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले सब लोग फ्री थे ना, सबके पास सब कुछ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग बंद गए। तो उन्होंने ये वही बोला, ये ऐसे ही कंडीशन है जैसे कि प्री पॉलिटिकल, प्री सोशल। नेचुरल राइट की जिस तरीके से इन्होंने बात बताई कि जो नेचुरल राइट है वो हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं, पर राज्य स्टेट ऑफ नेचर में इसके इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है। मतलब इन्फोर्समेंट मतलब ज़बरदस्ती उसका पालन करवाना। वो है, मान लीजिए मेरे अधिकार को किसी ने वॉयलेट कर दिया है। वॉयलेट का मतलब है किसी ने उसका हनन कर दिया, छीन लिया है, तो पनिश कौन करेगा? तो स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के पास नेचुरल राइट नहीं होते थे, बल्कि उन पर ये राइट भी होता था कि वो अपने राइट को इन्फोर्स कर सकें। मतलब उनके जो अधिकार है वो उनको ज़बरदस्ती फोर्स करवा सकें। अगर कोई उनके राइट को वॉयलेट करता है तो वो उन्हें खुद पनिश कर सकें। यहाँ पर इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति अपने राइट को खुद इन्फोर्स करना चाहता है और ऐसी कंडीशन होगी और हर व्यक्ति अपने राइट को खुद इन्फोर्स करना चाहेगा तो दूसरे व्यक्ति को पनिश करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे डिसऑर्डर जो हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे और स्टेट धीरे धीरे स्टेट ऑफ वार में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपके पास भी स्वतंत्रता है, मेरे पास भी स्वतंत्रता है और मैं भी चाहूँगी कि मैं जो चाहूँ, मेरा जो मन है मैं करूँ। हो सकता है मेरा मन हो कि मैं आपका घर छीन लूँ, आपके घर पे रहूँ,
ठीक है ना, आपकी ज़मीन छीन लूँ, आपका मन हो कि आप मेरी ज़मीन छीन लो, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे सबका ही मन करेगा, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो राज्य होगा, जो शांतिपूर्ण प्रिय राज्य है, वो बहुत ही एक युद्ध के राज्य में बदल जाएगा। तो इसी कंडीशन से छुटकारा पाने के लिए हमें जो है सरकार की ज़रूरत पड़ी, गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। स्टेट ऑफ वार में नेचुरल राइट किसी का भी सेफ नहीं होता, तो स्टेट ऑफ वार से बाहर आने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया। इसमें हमारे पास हमारा नेचुरल राइट होगा, पर हम उस राइट को गिव अप कर रहे हैं, जो राइट टू एग्जीक्यूट, मतलब कि राइट टू पनिश वाला जो सीन है, उसको गिवन करना पड़ेगा कि हम किसी को पनिश नहीं कर सकते। पनिश करने के लिए हमने सरकार बनाई है, हमने उस जिस कम्युनिटी को बनाया, जिसको हम सरकार का नाम दे रहे हैं, हम ये अधिकार उसको देंगे कि वो हमारी तरफ से पनिश करें अगर किसी ने किसी के अधिकारों को वायलेट किया है। तो इन नेचुरल राइट को एग्जीक्यूट करने का राइट हम कम्युनिटी को देंगे। कम्युनिटी एक गवर्नमेंट को अपॉइंट करेगा और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को वो राइट देगा, और ये गवर्नमेंट लोगों के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब कि उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के राइट को वायलेट ना कर सके। यदि गवर्नमेंट लोगों के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो लोगों पर ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकें, आंदोलन कर सकें, क्रांति कर सकें, रिवोल्ट कर सकें। उन्हें हटाया जा सकता है, तो उन्हें हटाकर दूसरी गवर्नमेंट लाएं। तो आर्ग्यूमेंट निकल कर के आया कि हमें गवर्नमेंट की आज्ञा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करना ही उनका काम है, और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो हम क्या करेंगे, उनको हटाकर दूसरी सरकार को वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो गवर्नमेंट हमेशा सहमति, एग्रीमेंट, कंसेंट पर बेस होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्रिएट होती है कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट के बेस पर। गवर्नमेंट एक नेसेसरी इविल है, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के बिना हमारा नेचुरल राइट सिक्योर नहीं है, पर इविल भी है, दुश्मन भी है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिबर्टी को कुछ हद तक कॉन्स्ट्रेंट करता है, ताकि एक राइट दूसरे के राइट को वायलेट ना कर सके। आगे चलते हैं। सभी के लिए गैर हस्तक्षेप का क्षेत्र सुनिश्चित करता है कि जो स्टेट है जितनी उसको मतलब हमने लिबर्टी दी है, वो उतना ही काम करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ये बात करता है कुछ प्रोसेस की। पहला प्रोसेस क्या करा था, पहला था कि गवर्नमेंट इज़ क्रिएटेड बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार शासित की सहमति के आधार पर बनाया गया, मतलब हम लोगों की सहमति थी तभी हमने सरकार बनाई। दूसरा क्या था, गवर्नमेंट बिकम्स अननेसेसरी इविल। सरकार एक आवश्यक बुराई बन जाती है जब उसको ज़्यादा पावर मिल जाती है। तीसरा था कि इंडिविजुअल इज फ्रीड बट इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट। व्यक्ति मुक्त है लेकिन विवश भी है, मतलब वो फ्री भी है लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, वो विवश भी है। आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन की। इकोनॉमिक डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब क्या है, आर्थिक आयाम, आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद के अंदर देखें तो इसके अंदर 3 पॉइंट हम देखेंगे। पहला है कि स्टेट जो है रीइंटरप्रेटेड एज गारंटर ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव, निजी पहल के गारंटर के रूप में राज्य की पुनर्व्याख्या की जाती है। दूसरा है स्टेट टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट थ्रू लेजिस्लेशन, राज्य कानून के माध्यम से आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। और तीसरा है स्टेट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर फ्री मार्केट विदाउट इंटरफेयर। इसमें हस्तक्षेप को बिल्कुल ही मना कर दिया है, बाजार को मुक्त छोड़ दिया गया है। ओके, अब देखिए स्टेट के साथ इंडिविजुअल किस तरीके से जुड़ा हुआ है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति कैसे जुड़ा हुआ है राज्य के साथ। तो पावर ऑफ गवर्नमेंट ड्राइव फ्रॉम इंडिविजुअल्स, डेमोक्रेसी, कलेक्टिव पावर इसको बोलते हैं। जब हम सरकार की बात करते हैं, सरकार हम लोगों से बनती है, जब हम लोग की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की बात होती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, कलेक्टिव पावर, ठीक है। लोकतंत्र में क्या है, कलेक्टिव पावर। कलेक्टिव पावर का मतलब होता है एक सामूहिक शक्ति की बात होती है। तो गवर्नमेंट, सरकार लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। इंडिविजुअल चाहे तो वह गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पर इंडिविजुअल ये अकेले नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के पास इतनी पावर नहीं होती कि सोसाइटी को वो कंट्रोल कर ले, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक ही व्यक्ति। तो इंडिविजुअल ये अकेले नहीं कर सकते कि वो सबको कंट्रोल कर ले, ये एक्सरसाइज को कलेक्टिवली करेगा। जैसे कि डेमोक्रेसी, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है। मेजॉरिटी का मतलब होता है सामूहिक भागीदारी होती है, मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है। इसके साथ व्यक्ति को लिंग्विस्टिक पावर की भी ज़रूरत होती है। तो स्टेट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को, लिबर्टी को, इंडिविजुअल विद मिनिमम इंटरफेयर, मतलब कम से कम
राज्य के हस्तक्षेप के साथ वो इन चीज़ों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। स्टेट का इंडिविजुअल की लाइफ में यही इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट क्या है कि वो व्यक्ति के लाइफ, प्रॉपर्टी और उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम की सुरक्षा करें। इकोनॉमिक लिबर्टी इंडिविजुअलिस्टिक होता है। इकोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, एक अकेले व्यक्ति की बात करता है। ये इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए दी जाती है ताकि व्यक्ति जो है खुद का विकास कर सके आर्थिक रूप से, क्योंकि यहाँ पर फोकस जो है एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था के विकास पर होता है, एक व्यक्ति की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर होता है। एक इंडिविजुअल अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकता है, ये वो तब कर सकता है जब वो मार्केट में पार्टिसिपेट करे, उस व्यक्ति के पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, उस पर बंदिशें ना लगाई जाए। एक इंडिविजुअल जब मार्केट में फ्रीली एक खरीदार के रूप में होता है, एक बेचने वाले के रूप में होता है, तब उसकी भागीदारी वहाँ देखी जाती है। और जब उसकी भागीदारी देखी जाती है तो वो अपनी इनकम, अपनी लाइवलीहुड, मतलब वो जिस तरीके से जी रहा है उसका जीवन यापन उसको कमा सकता है, किस तरीके से उसको जीना है अपनी, मतलब होता है ना एक बेसिक पे होती है जो कि हमारी आमदनी, हाँ उसको आमदनी कह सकते हैं, तो लाइवलीहुड आमदनी को कमा सकता है। और इकोनॉमिक लिबर्टी को कोर आइडिया है, स्वतंत्रता का बेसिकली कोर आइडिया क्या है, वो इकोनॉमिक ही है, अर्थव्यवस्था ही है। अर्थव्यवस्था है तभी आप स्वतंत्र हैं। आप पे पैसा नहीं है तो ना ही आप स्वतंत्र हैं किसी में भागीदारी करने के, ना ही आप स्वतंत्र हैं किसी काम को करने के, ना ही आप स्वतंत्र हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी का प्रयोग करने के लिए। तो जो अर्थव्यवस्था है, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है एडम स्मिथ का, क्योंकि इकोनॉमिक डायमेंशन उन्होंने ही दिया है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी, इकोनॉमिक जो है, जो आर्थिक आयाम है, वो लिबर्टी का एक कोर आइडिया है। कोर का मतलब है केंद्रीय विचार है। मार्केट में इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करने से ना रोका जाए, इसी का इरादा जो था, इसी का जो नेक्स्ट पहलू है वो क्या है कि मार्केट को पूरी तरह से अनरेगुलेट कर दिया जाए। मार्केट मतलब जो बाज़ार है उसको किसी तरह का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये आइडिया मॉडर्न है, पर मॉडर्न की अगर हम बात करते हैं तो मिडिवल सोसाइटी उस टाइम पर ऐसी नहीं थी जैसी मॉडर्न देखी जाती है। मिडिवल में तो सब चीज़ों पे कंट्रोल था, लेकिन जब मॉडर्निटी की बात हुई तो मॉडर्न आइडिया में ये हुआ कि मार्केट में किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वहाँ भागीदारी रिस्ट्रिक्टिव नहीं थी। इसलिए जो चीज़ें देखी गई हैं कि ये जो मार्केट है, मार्केट को देखा गया कि अगर व्यक्ति लिबर्टी चाहता है तो उसके पास जो है फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए, इकोनॉमिक डायमेंशन होना चाहिए। तो इकोनॉमिक डायमेंशन की जब बात करते हैं तो इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब है लिंग्विस्टिक पावर, और लिंग्विस्टिक पावर का मतलब क्या है कि लिबर्टी टू डेवलप इकोनॉमिकली, कि स्वतंत्र आर्थिक रूप से खुद का विकास करना, यही है इकोनॉमिक लिबर्टी। और ये क्या कहता है इकोनॉमिक लिबर्टी, कि फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक इंटरकोर्स, कि इंटरकोर्स जो है इकोनॉमिक का, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक्टिव इंटरेक्शन हो इंडिविजुअल्स के बीच में, मतलब जो व्यक्ति हैं उनके बीच में खरीद को लेकर, बेचने को लेकर, खरीदने और बेचने को लेकर एक इंटरेक्शन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए मार्केट के अंदर आकर। और जब मार्केट में सेलर और बायर जो होते हैं, खरीदने वाले बेचने वालों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, और जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मर्केंटलिज्म। तो इसमें क्या फोकस किया गया है, ऐसी मार्केट में फोकस किया है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न किया जाए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना उत्पन्न किया जाए, और एट व्हाट प्राइस टू सेल, और कौन से प्राइस पर बेचा जाए। ये था हमारा मर्केंटलिज्म जिसकी हम बात कर रही थी। और ये किसकी बात करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, कितना बेचा जाए, किस प्राइस पे बेचा जाए, इन सबको कौन, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। ट्रेडिशन और मोनोपोली, इन तीनों चीज़ों से ही मतलब ये डिसाइड करते हैं थे पुराने टाइम पे, लेकिन मॉडर्न पीरियड में इसका जो कंट्रोल था वो ना के बराबर कर दिया गया। पहले ट्रेडिशन पे क्या था कि पावरफुल लोग जो है इसके प्राइस को डिसाइड करते थे, मोनोपोली लोग जो कहलाते थे, जिनको बोलते थे एक एक बात जिसको बोला जाता था, तो मोनोपोली लोग जो है इसको कंट्रोल करते थे। ट्रेडिशन में इसको जो है शॉप मेकर का बेटा ही जो है वो शूज़ बनाएगा, इस टाइप की कंडीशन थी। लेकिन मॉडर्न पीरियड में ये जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, ट्रेडिशन है, मोनोपोली है, इन सब का कंट्रोल, हाउ टू प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस टू सेल, ये सारे कंट्रोल इनके ऊपर ख़त्म हो गए थे। अब जो जैसा चाहे वो वैसा बेच सकता है, वैसा खरीद सकता है। तो सबसे पहले मर्केंटलिज्म को 18वीं शताब्दी में
अपोज किया गया, जिन्हें फिजियोक्रेट्स कहा गया, और इन्होंने मर्केंटाइलिज्म को अपोज किया था, क्रिटिसाइज़ किया था और कहा था कि मार्केट को अनरेगुलेट छोड़ देना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने लेजिस फेयर का स्लोगन दिया था। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, लेजिस फेयर का मतलब होता है पूरी तरह से फ्री छोड़ देना। मतलब कहा गया कि लेट इट बी और लेट इट गो। इसमें कोई थिंकर मतलब बहुत थिंकर ऐसे थे जो इनके इस वर्ड से प्रभावित हुए, जिसमें एक मेन जो मैंने बताए थे वो थे एडम स्मिथ। ये स्कॉटिश थे और आर्ग्यूमेंट को आर्टिकुलेट करके इन्होंने अपनी बुक भी इन्होंने निकाली। एडम स्मिथ का बेसिक आर्ग्यूमेंट यही था कि मार्केट सेल्फ रेगुलेटर होनी चाहिए, मतलब खुद ही वो चले, किसी का कोई कंट्रोल ना हो, मतलब मार्केट अपने आप को खुद को रेगुलेट करें। हमें किसी भी मतलब जो बाहरी हैं, एक्सटर्नल हैं, उनके फोर्स की या उनके बल की, उनकी शक्ति की या उनकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बाहर एजेंसी इसमें यहाँ काम ना करे मार्केट में। अगर मार्केट को अकेला छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, तो वह अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेगी। और रिजल्ट क्या है, वो है कि जिसका जो मन करेगा, जितना करेगा वो उतना प्रोड्यूस करेगा। तो सेल्फ रेगुलेटरी में मार्केट में मेनली 3 चीज़ों पर फोकस करने की इन्होंने बात की है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में करना है और कितने प्राइस में बेचना है। एडम स्मिथ ने कहा कि सारे जो डिसीजन है, सारे जो निर्णय हैं, वो अपने आप ही जो हैं अपने आप ही लिए जाएंगे मार्केट में, किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों की बात की गई है। तो फ्री मार्केट के अंदर क्या बात करते हैं, फ्री मार्केट में 2 चीज़ों की बात करते हैं। नो गवर्नमेंट इंटरफेयर, मतलब इन दोनों प्रिंसिपल को मार्केट में जब अपनाया तो कैपिटल उभरने से, रिवोल्यूशन उभर कर आने से क्या हुआ, इंटरफेयर का जो लेवल था वो ख़त्म हो गया। और परस्यूट सेल्फ इंटरेस्ट की फ्रीडम पूरी तरह से होनी चाहिए मार्केट पर। कैपिटलिज्म यहाँ पर आया। कैपिटलिज्म का क्योंकि जब मार्केट फ्री हो गई तो कैपिटलिज्म आया तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इससे क्या हुआ, लॉजिक एक्सटेंड इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो गई। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ डेविड रिकार्डो, यहाँ पे डेविड रिकार्डो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्री ट्रेड की बात करते हैं, लिबरल इंपेरियलिज्म की बात करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर तब हमारा आइडिया था कि इंटरनेशनल लेवल पर जो बाधाएं थी, बैरियर्स थे, जो ट्रेड थे, उनको रोकना, डिस्करेज करना, और इसके लिए जो भी बैरियर्स लगाए जा रहे थे उनको ख़त्म करना। इन सारी चीज़ों पर जो है, इस पर डेविड रिकार्डो जो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी लेकर आए थे। रिकार्डो ने एडम स्मिथ से प्रभावित होकर थ्योरी दी थी कि कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसमें कहा कि कंट्री को वैसे गुड्स मतलब वस्तुएं और सर्विस मतलब कि सेवा, वैसे गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहिए जिन्हें वो बेस्ट तरीके से प्रोड्यूस कर सके। जो ऐसा कर पा रहा है उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें, उन्हें वो इंपोर्ट करें जिन्हें वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट को फ्री होना चाहिए, और कंपैरेटिव एडवांटेज के आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके फ्री ट्रेड को इंपेरियलिज्म को जस्टिफाई इन्होंने किया। तो बेसिकली जो है पॉलिटिकल आपको समझ में आ गया होगा, और इकोनॉमिकली में बेसिकली क्या बात करते हैं कि स्टेट को हस्तक्षेप नहीं करना है, पर पेपर लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना है जहाँ पर मार्केट फंक्शन कर सके। पेपर वर्क पर होनी चाहिए सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर होना चाहिए स्टेट के। स्टेट को एब्सेंस मतलब स्टेट इसमें एब्सेंट रहेगा, उसका जो प्रेजेंस है वो ना के बराबर होगा, एक गारंटर के रूप में रहेगा बस, कि वो सिर्फ एक सुरक्षा के रूप में, नाइट वॉचमैन के रूप में है। ये गारंटी देगा कि लोग आपस में ट्रेड कर सकें, वो भी फ्री, किसी पर कोई मतलब पाबंदी नहीं होगी। और न्यू वर्जन ऑफ ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड, इसकी बात की गई है। तो होप सो आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर कहीं कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कल जो मैं वीडियो डालूंगी वो डालूंगी कि इसके चैलेंजेस क्या क्या देखे गए हैं और मॉडर्न लिबरलिज्म क्या है और उसके 2 पार्ट कौन से हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।